नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और दो बड़े बड़े आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं चुनाव में रिफॉर्म से रिलेटेड। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है। पार्टिकुलरली इससे जो वोटर्स लोग हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है। अब इसमें हमें वोटिंग बिहेवियर को समझने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, चुनाव कंडक्ट होते हैं, वहाँ से लोगों को ये पता चल जा रहा है कि मुसलमान लोगों ने कितना वोट दिए हैं, यादव लोगों ने कितना वोट मेरे को दिए हैं। इससे सीधे सीधे इनके जो अधिकार हैं वो प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक नेता ने ये कह दिया कि मुसलमान ने और यादव ने मेरे को वोट नहीं दिए, 30 साल से मैं इनके लिए काम कर रहा हूं लेकिन ये लोग मुझे वोट नहीं दिए हैं। अब ये यदि मेरे घर आएंगे तो इन चाय नाश्ता कराऊंगा लेकिन इनका काम मैं नहीं करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बात तो उन्होंने जाहिर कर दी है। इस प्रकार की चीजें लोगों के सामने नहीं आती हैं, जबकि ये चीजें इनडायरेक्ट तौर पर होते रहती हैं। ये बात एकदम क्लियर है। आपके क्षेत्र में यदि कोई विधायक है, सांसद है और उसको ये पता चल जाए कि आपकी कमेटी के लोगों ने उसको वोट नहीं दिया है, ये बात क्लियर है कि वो आपके लिए काम नहीं करेगा, पूरी लापरवाही करेगा। इसीलिए हमेशा से ही ये प्रयास रहा है चुनाव आयोग का, कोर्ट का, कि भाई किसने वोट डाला है ये चीज दबी रहे, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वोटिंग प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए टोटलाइजर मशीन लाने की बातचीत चल रही है, लेकिन इसका विरोध सरकार करते रहती है। एक आर्टिकल हमारा ये हो गया। सेकंड वाला जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भारत की आने वाले समय में जीडीपी काफी बढ़ने वाली है। उसी हिसाब से जॉब जनरेशन, उसी हिसाब से जो बेरोजगारी है ना वो भी बढ़ेगी। तो क्या बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था लोगों की जरूरत को, जॉब की डिमांड को पूरा कर पा रही है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ज्यादा नौकरी पैदा हो रही है, तो सरकार को वहां ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जहां कम जॉब पैदा हो रही हैं वहां कैसे करके ज्यादा जॉब पैदा किया जा सकता है, इसके ऊपर फोकस करने की यहाँ पर जरूरत है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी ग्रोथ के बारे में यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं इस आर्टिकल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं इस आर्टिकल को, जो कि भारत में बेरोजगारी की समस्या को बताता है। यहाँ पर हम तुलना करने वाले हैं भारत में जीडीपी ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, कौन कौन से कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो कि ज़्यादा जॉब जनरेट करते हैं, तो उनके ऊपर सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सरकार कई बार दावा करते रही है, सरकार ये कह रही है कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सरकार कहती है कि हमारी जो बेरोजगारी की दर है वो कम हुई है। इस प्रकार के दावे लेकिन चुनाव में साफ नज़र आए हैं। यदि सरकार का ये दावा बेरोजगारी को लेकर के, साथ ही साथ गरीबी को लेकर के यदि सही रहता तो सरकार मेजॉरिटी के साथ में जीतती। सरकार मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई है। सरकार जो बोल रही थी बीजेपी की इस बार, अब की बार 400 पार, वो चीज़ नहीं हो पाया है, क्योंकि लोग, जाहिर सी बात है, जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं किए गए, इसलिए वो लोग खुश नहीं हैं। इसी मामले में जीडीपी वृद्धि के बारे में सरकार जो दावा करती थी, इसके ऊपर लोगों ने बहुत कम भरोसा किया है। ये चीज़ इलेक्शन से हमको पता चल गया है। आगे हम बात करते हैं कि भाई आने वाला जो 5 साल रहने वाला है उसमें कितनी नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, जीडीपी यदि बढ़ेगी तो वर्कर लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। वर्कर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी मतलब लोगों को जॉब चाहिए, कितना जॉब जनरेट होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले 5 साल में 25 मिलियन से भी ज़्यादा नौकरियों के सृजन की ज़रूरत है, ताकि देश में वर्तमान में जो बेरोजगारी की समस्या है, सभी लोगों को लगभग रोजगार इससे मिल ही जाएगा।
वहीं यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक जो व्यक्ति है एक्टिवली सर्च कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए, लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है। और काम मिल भी रहा है तो कितना, 100 रुपया दिन दे रहा है, कोई कह रहा है 200 रुपये दिन देंगे। तो 100-200 रुपये दिन यदि किसी को मिल रहा है तो उससे क्या होगा, इसका 5,000-6,000 यदि उसको महीने का मिलेगा तो क्या करेगा। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हो जाता है, इकोनॉमी की हेल्थ को ये बताता है। ठीक है, वहीं यदि हम बात कर लें जीडीपी ग्रोथ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्लेम किया था इंडियन जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है इम्प्रेसिवली रैपिड पेस, काफ़ी तेज़ी के साथ में इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है 8% के साथ में लास्ट ईयर। ठीक है, लेकिन इसने क्रिएट नहीं किया था पर्याप्त मात्रा में एप्रोप्रिएट जॉब गोइंग बाय द करंट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जिस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा था उस हिसाब से जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी 8% की दर से बढ़ी थी, तो जॉब भी बढ़ना चाहिए था, ऐसा हमको देखने को नहीं मिला। गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से बात करें, बहुत सारे यहाँ पर ऑफिशियल स्टैटिक मौजूद हैं जिसमें पता चल रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी की जो दर है, ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है या 15 साल है, ठीक है, इसमें सरकार कह रही है कि 4.2% थी 2021 में, ये गिर करके 2023 में 3.1% पर आ गई है। लेकिन ये चीज़ पूरा नहीं करती है जीडीपी की ग्रोथ रेट को, जो कि कह रहा है कि 8% से बढ़ रही थी। ठीक है, जीडीपी जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से बेरोजगारी की जो दर है उसमें कमी आना चाहिए था। अब जैसे 2024 का जो चुनाव हुआ था ना, इसमें लोगों ने दिखा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने इस झटके की कीमत चुकाई है। ठीक है, इसी प्रकार से उसने संसद में अपना बहुमत खो दिया है। इसके अलावा उसको जो अलग अलग इकोनॉमिक थॉट वाली पार्टीज हैं उनके साथ में हाथ मिलाना पड़ गया है, ये इलेक्शन ने असर डाला है। भारत में तेजी के साथ में असमानता की जो खाई है, गैप है, वो चौड़ा होते जा रहा है। जिसके पास में ज़्यादा रुपया है और जो अमीर है और जो गरीब है, दोनों के बीच में जो गैप है ना, पिछले 20 साल की यदि हम बात करें, 2 दशकों की बात करें, तो ये जो खाई है और भी ज़्यादा चौड़े होती जा रही है। भाजपा के हिसाब से देखा जाए तो जो आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि धन की जो असमानता है इसमें तेज़ी से वृद्धि हुई है। भारत की लगभग 1% आबादी के पास देश की 40% संपत्ति है, 40% पैसा ये रखे हुए हैं। यहाँ पर हमको के शेप्ड इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इस प्रकार की जो असमानता हम देख रहे हैं ना, इसको ही हम ग्राफिक रूप से के आकार की असमानता कहते हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए उपभोग या फिर आय बढ़ रही है, जबकि कम संपन्न आबादी के बड़े हिस्से के लिए ये घट रही है। ठीक है, मतलब ये के शेप में हमको देखने को मिल रहा है। आगे चर्चा करते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्लेम कर रही है इकोनॉमी को लेकर के कि हमारे देश की इकोनॉमी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया है। पब्लिक मीटिंग जब रखी गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये क्लेम किया था कि जीडीपी ग्रोथ से क्या फ़ायदा मिल रहा है, इससे जो 25 करोड़ लोग हैं ना, वो गरीबी से आए हैं लास्ट 9 ईयर्स में यदि देखा जाए तो। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर करी है, ठीक है, काफ़ी मात्रा में सरकार ने पूंजी निवेश करी है, ऐसा सरकार का कहना है। गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये भी क्लेम करते हैं जो मोदी गवर्नमेंट है हैड सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग सस्टेन्ड एंड फास्ट पेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। सरकार के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेन्ड है एंड फास्ट पेस के साथ में बढ़ रही है और इससे लोग काफ़ी खुश भी हैं। दिस रिमेन्स टू सीन इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, और लेकिन ये चीज़ आने वाले 3 साल में हमको दिख जाएगा। चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने यहाँ लेकिन क्वेश्चन खड़ा कर दिया है भाई
कि वास्तव में जो चुनावी नतीजे थे ना, इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसे सरकारी विशेषज्ञों ने समाचार मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया था। बोलते रहते कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। लेकिन देखा जाए लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, इसमें बीजेपी की पावर काफ़ी कम हुई है। मतलब बीजेपी के जो मेंबर हैं काफ़ी कम हैं। अब उसको क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में, रीजनल पार्टियों के साथ में क्या काम करना पड़ जा रहा है, हाथ मिलाना पड़ जा रहा है। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट चल रहा है ना, आर्थिक प्रबंधन को सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन हाल ही में कैबिनेट मंत्रियों की जो नियुक्ति करी गई है, उससे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का सुधार यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अब सरकार हमेशा से ही ये बोली रही थी कि भाई 8.2% के हिसाब से भारत की जीडीपी बढ़ रही है 2023-24 की, जो कि दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन सरकार ने इसका कैलकुलेशन कैसे करके कर दी है, इसका अभी तक हमको खुलासा नहीं हुआ है। अब दिक्कत आगे ये हो गई है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, सरकार लार्जर बजट डेफिसिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। इंडिया की जो ग्रोथ रेट रही है लास्ट 2 ईयर्स की, यदि हम बात करें, इसको पुश किया गया है कैसे करके, ग्रोथ रेट को कैसे करके बढ़ाया गया है, बजट डेफिसिट के माध्यम से, फॉर फंडिंग द गवर्नमेंट्स मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। लेकिन इसमें सरकार को स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत थी, जैसे इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर के ऊपर। अब जीडीपी ग्रोथ रेट की यदि हम बात करें, देखिए यदि हम 4 क्वार्टर की बात कर लें 2019 से 20, हम 4 क्वार्टर की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कब कब की, 2019-20 में 8% से घट करके ये 3.8 हो गई। 2015-16 में, ठीक है, क्या रही ये, अब 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च तक 2016, वैन कंपेयर टू 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 वास 8%। पहले ज़्यादा थी, जो कि घट करके कितनी हो गई, 3.8% हो गई। अब प्रत्येक जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, उसको हम 4 क्वार्टर में बांट देते हैं। कैसे कैसे रहते हैं, 1 अप्रैल से 31 जून तक, 1 जुलाई से 31 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 मार्च तक। अब अलग अलग समय में आप इसकी ग्रोथ रेट देख सकते हैं। जैसे कि कोविड के पहले की बात करें, प्री कोविड क्वार्टर 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक बात करें, और कंपेयर करें 2019, ठीक है, 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक, तो जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला था 3.4%। एनुअल इक्विवेलेंट ईयर 3.4% की हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पर सरकार को नई स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, सरकार जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स की बात करती है, जो क्लेम करती है, जैसे कि यदि हम पिछले दशकों की बात करें, ये गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं वो फ्रिक्वेंटली कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म, ये एक्सेलरेट करेंगे नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ को। लेकिन आप ये देखिए, ये चीज़ अभी सामने आने वाली है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है। ये जो बीजेपी है, इसने अपनी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में खो दी है, तो इसके जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं, क्या उनका भी सेम टू सेम एस्पेक्ट रहने वाला है, सेम टू सेम योजनाएं लेकर के ये लोग आने वाली हैं। अब हम जॉब्स की बात करते हैं कि जॉब आखिर हैं कहाँ। एग्रीकल्चर सेक्टर 92% लोगों को, ज़्यादातर जॉब हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिल रही, जैसे कि 92% जो जॉब है अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर है, 73% ऑफ जॉब क्रिएटेड इन स्मॉल एंड मीडियम इनफॉर्मल सेक्टर।
गवर्नमेंट एंड फॉर्मर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो जॉब जनरेट होती है वो 27% जॉब जनरेट होती है। आज का समय आ गया है कि भाई इंडिया को ज़रूरत है कि वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटजी लेकर के आए, ठीक है। A tall order as BJP lack a cohesive majority in parliament and so no economists to speak frankly to the relevant ministers। अब जो मिनिस्टर्स हैं ऐसे भी नहीं है कि भाई शायद थोड़ा सा और आगे ले आ जा सके इकोनॉमी को। अब इस नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं वोटिंग बिहेवियर के बारे में। सबसे पहले तो वोटिंग बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। किसी भी चुनाव में, जैसे अभी हाल फिलहाल में एक चुनाव हुआ था जिसमें फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है, प्रधानमंत्री फिर से चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। चुनाव में इस चीज़ का पता लगाना कि भाई लोग किस तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, लोगों को क्या चीज़ पसंद है, मतलब उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वोट आपके पक्ष में पड़ जाएगा। वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि भाई लोग किस ओर ज़्यादा झुक रहे हैं। वोटिंग बिहेवियर के माध्यम से लोगों को पता चल जाता है कि हमको वोट मिलेगा कि उसको वोट मिलेगा। यहाँ पर मेनली फोकस किया जा रहा है जो वोट डालने वाले लोग हैं उनके अधिकारों को हम कैसे करके सेव करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्राइवेसी इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण होती है। चुनाव में हमेशा से ही प्राइवेसी के ऊपर फोकस किया जाता है कि कितने लोगों ने, हिंदुओं ने किसको कितने वोट दिए, मुसलमानों ने किसको कितने वोट दिए, ये सारी चीज़ें गुप्त होना चाहिए। यदि गुप्त नहीं रखी जाएंगी तो नेता लोग फिर उनके क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया, आनाकानी करेंगे, लेट लतीफ़ी करेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें हमेशा गुप्त रखी जाती हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि नेता लोगों को पता चल जाता है, यादवों ने मेरे को वोट नहीं दिए, मुसलमानों ने मेरे को वोट नहीं दिए, तभी तो मैं हार गया हूँ। अब ये लोग आएंगे ना मेरे पास काम करवाने के लिए, मैं इनका काम नहीं करूँगा, नाश्ता पानी करा के इनको खाली वापस भेज दूँगा। अब इससे जो वोटर्स लोग हैं ना, इनके अधिकार प्रभावित होते हैं। इसको कैसे करके रोका जा सकता है? तो चुनाव आयोग ने प्रपोज किया था कि भाई हम एक मशीन लेकर के आते हैं जिसका नाम है टोटलाइज़र, ठीक है। तो जो टोटलाइज़र मशीन होती है, इसके माध्यम से यदि हम वोट काउंट करेंगे ना, तो इससे पता नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट दिया है। लेकिन सरकार इसका विरोध करती है, क्योंकि अभी जो सत्ता में पार्टी है वो तो चाहेगी ही कि उसको जीतना है भाई। जीतेगी कैसे करके? वोटिंग बिहेवियर का वो पता लगा लेगी। इसलिए वो आनाकानी करते रही है हमेशा से ही टोटलाइज़र के इस्तेमाल के ऊपर। 250 शब्दों में जो यदि हमको निबंध लिखने के लिए आता है, समरी लिखने के लिए आता है, तो उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। Election Commission of India has repeatedly proposed the use of totalizer to avoid identification of areas according to voting behavior, but the government has said it does not serve a larger public interest. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बोल रहा है कि आप लेकर के आ जाइए टोटलाइज़र मशीन, ताकि वोटर्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार कह रही है ऐसा करने से जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो खतरे में चला जाएगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा, ऐसा सरकार का कहना है। सबसे पहले टोटलाइज़र के बारे में यदि देखें, टोटलाइज़र एक मैकेनिज़्म होता है जिसके माध्यम से जो 14 बूथ रहते हैं ना, ये 14 बूथ की काउंटिंग आपस में करी जाती है। इससे क्या होता है, ये जो वोटर्स आर सेव्ड फ्रॉम प्री पोल इंटिमिडेशन एंड पोस्ट पोल हरासमेंट। इससे वोटर्स लोगों की पहचान नहीं हो पाएगी कि किसने किसको वोट दिया है, और इससे साथ ही साथ जो नेता लोग रहते हैं ना, बाद में जो टेंशन को झेलते हैं उसको वो लोग नहीं झेलेंगे। मतलब मतदाताओं को चुनाव पूर्व धमकी और चुनाव के बाद उत्पीड़न से हम इस चीज़ को बचा सकते हैं यदि हम टोटलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो। अब हाल फिलहाल में हम चर्चा करने वाले हैं जनता दल यूनाइटेड के देवेश चंद्र ठाकुर की।
इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आचार संहिता के उल्लंघन का कहना चाहिए आरोप लगाया था। एक लेक्चर में मतलब जब ये रैली को संबोधित कर रहे थे तो इन्होंने यही भाषण दिया था कि मुसलमान और यादव लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिए हैं, अब इन लोगों का मैं काम नहीं करूँगा। वे आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, लेकिन किसी मदद की उम्मीद वो ना करें। और इस प्रकार से स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि दोनों वर्गों को उनसे अपनी शिकायतों के निवारण में मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनावों में उनका समर्थन नहीं किया। और ये हैं वो लीडर जिन्होंने ये बात बोली थी। बाद में अब ये अपना बचाव करने लग जाते हैं। इनका कहना है कि मेरी नज़रों के सामने तो सब लोग समान हैं, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ, मेरी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर लोग प्रस्तुत किए हैं। ठीक है। अब इनकी जो पार्टी रही थी उन्होंने बयान जारी करके कहा कि भाई यदि आप चुनाव जीत रहे हैं ना, तो आप उस एरिया के किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सबके अधिकारों की रक्षा करना आपका काम है, सबके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। अब हम यदि बात करें ना, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हमेशा से ही ये चाह रहा है कि भाई निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव कैसा रहेगा कि जो वोटर लोग हैं वो किसी प्रकार के भय से मुक्त रहें, उनको कोई इनाम मिले इस बात का भी लालच नहीं देना चाहिए किसी को। ये सब चीज़ें इंश्योर करती हैं कि हमारे यहाँ पर जो चुनाव है वो कैसे होंगे, फ्री एंड फेयर रहेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 56 की बात करें। ठीक है, आर्टिकल 56 रूल नंबर 56 की हम बात कर रहे हैं। ये रूल नंबर 56 कहाँ से आया है? ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के कानून से आया है। इस कानून में भी पॉलिटिकल पार्टी को मना किया जाता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? वोट बारगेनिंग के लिए। ठीक है, हम आपके लिए ये कर देंगे, आप हमको वोट दे दो, हम आपके लिए ये चीज़ें लाएंगे, आप हमको वोट दे दो। तो इसमें प्रतिशोध की राजनीति, सौदेबाजी, ये सारी चीज़ों की मनाही है कानून नंबर 56। किसमें? रूल नंबर 56 में। कौन सा ये कानून है? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 का ये कानून है। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे इनको क्या काम करना है? बैलेट पेपर को ये लोग रिजेक्ट कर सकते हैं इफ़ इट बियर एनी मार्क और राइटिंग बाय विच द इलेक्टर कैन बी आइडेंटिफाई। कहीं कोई मार्किंग दिख रही है उसको, कहीं कोई राइटिंग है जिससे पता चल सके, ऐसी चीज़ों, ऐसे बैलेट पेपर को आप रिजेक्ट कर दो। जब काउंटिंग की जाती है तो ये जो बैलेट पेपर्स रहते हैं अलग अलग बैलेट बॉक्सेस की, इनको आप मिक्स कर देते हैं। इससे ये नहीं पता चलेगा कि एक घर के 10 लोग गए थे यादव लोग, फिर उसके पीछे और यादव लोग थे, फिर उसके पीछे और यादव लोग थे। तो इनकी सबकी वोटिंग को मिक्स कर दी जाती है। इससे क्या है, किसी ग्रुप के बारे में कोई पता नहीं लगा पाएगा कि यादव लोगों ने कितना दिए, पंडित लोगों ने कितना दिए, मुसलमान लोगों ने कितना दिए। अब दिक्कत ये हो गई है कि अब ईवीएम के माध्यम से वोटिंग चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से यदि वोटिंग चल रही है ना, तो पहले मिक्स कर देते थे, अब मिक्स ये संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए तो टोटलाइजर मशीन लाने की बात कही जा रही है, ताकि ये जो वोटिंग है इसको हम मिक्स कर सकें। वहीं यदि हम टोटलाइजर की बात करें तो ये जो टोटलाइजर मशीन रहती है एक प्रकार से एक टेक्निक होती है। टोटलाइजर मशीन एक प्रकार से टेक्निक होती है जिससे जो बूथ लेवल की वोटिंग हुई, वोटिंग का जो पैटर्न है उसके ऊपर आप मास्किंग कर सकते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये चीज़ 2007 में हमको पता चला था, हम एज ए सॉल्यूशन के तौर पर इसको लेकर के आए थे। ठीक है, इससे जो पोस्ट इलेक्शन हरासमेंट किया जाता है वोटर्स लोगों का, उसको हम रोक सकें। इसका कई बार एग्जामिनेशन किया गया था। जो ईवीएम मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑथोराइज्ड ईवीएम मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंसल्टेशन किया गया था टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। मतलब
जो ईवीएम मैन्युफैक्चरर लोग हैं इन्होंने कंसल्टेशन भी किया ईसीआई के टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी से, एंड इसका प्रदर्शन 2018 में किया गया था। ठीक है, तो उस समय में ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध भी नहीं कर रही थी। फिर आप देखेंगे मार्च 2009 में क्या हुआ, इसका इस्तेमाल किया गया था ट्रायल बेसिस के तौर पर। ठीक है, बाई इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मेघालय एंड उत्तर प्रदेश। मेघालय और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे ना, वहाँ पर इसका प्रयोग ट्रायल के तौर पर किया गया था। इसके बाद ये मुद्दा चुनाव आयोग, सरकार और न्यायालयों के बीच में घूमते रहा। सरकार 2014 तक इस प्रस्ताव को टालती रही या फिर उसने इसका समर्थन नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, जहां फ़ायदा पहुंच रहा है तो सरकार कभी भी अपना नुकसान नहीं करेगी। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है 2011 में। इसमें बोला जाता है गवर्नमेंट को कि आप भाई कंसीडर करिए, चुनाव आयोग ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और कुछ रूल्स को अमेंडमेंट करिए ताकि आप इंट्रोड्यूस कर सकें, टोटलाइजर लेके आ सकें चुनाव में। इसके बाद गवर्नमेंट ने भरोसा भी दिया था कि नहीं सर, हम जो है ये स्कीम लाएंगे। अब चुनाव आयोग ने बोला कि आप हमको 4 महीने का टाइम दीजिए। इसके बाद कोई भी प्रगति नहीं होती है। अगस्त 2013 में ईसीआई ने फिर से रिक्वेस्ट किया था सरकार को कि आप 1961 के कानून को अमेंडमेंट करिए और टोटलाइजर मशीन लेकर के आइए। फिर अप्रैल 2014 में मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बोला जा रहा है कि आप ईसी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिशा निर्देश जारी करिए कि भाई जो रिजल्ट आएगा एवरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस का, वो एज ए हॉल के तौर पर आ रहा है, इकट्ठा रिजल्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सामुदायिक हिसाब से आ रहा है, हिंदुओं का अलग आ रहा है, यादवों का अलग आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी आपको डिक्लेयर करना है कि आप डिक्लेयर नहीं करेंगे एवरी वोटिंग मशीन के रिजल्ट को सेपरेटली। इससे नेता लोगों को पता चल जाता है कौन हमको वोट दिया है। इससे वोटिंग की जो प्राइवेसी है वो बनी रहेगी। अब एक काउंटर एफिडेविट दायर किया जाता है जून 2014 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिफर्म किया था अपने कमिटमेंट को कि हम जो है टोटलाइजर को लेकर के आएंगे, एंड संशोधन भी इसमें करने की ज़रूरत है और इसकी रिक्वायरमेंट है। आगे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या व्यू रहा है इसमें आप देख सकते हैं। तो 255वें नंबर की जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी, इसमें क्या बोला गया है। तो 255वें नंबर की जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इसने भी समर्थन दिया था चुनाव आयोग के प्रपोजल को कि हम टोटलाइजर मशीन लेकर के आएंगे जिसके माध्यम से हम वोट की काउंटिंग करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था टोटलाइजर का यदि इस्तेमाल करेंगे तो ये जनता के हित में नहीं होगा। अब लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना एक मजबूत व्यू दिया था। उसने कहा था कि इस मशीन का प्रयोग करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है ताकि हम वोटर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा उसने एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करी थी। ठीक है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ की। ठीक है, कि इसका आप प्रदर्शन देखिए किस प्रकार से हो रहा। मार्च 2016 की ये बात है। अदर जो पार्टीज़ हैं, कौन कौन लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये सब लोग जो टोटलाइजर के इस्तेमाल को सपोर्ट कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जो पार्टी, वो कह रही है कि फेज वाइज आप इसको लेकर के आइए। सीपीआई ने अपना कोई व्यू नहीं दिया है, एंड जो बीजेपी है इसको रिजेक्ट कर दे रही है। वही बात यहाँ पर बोली जा रही है, क्या गवर्नमेंट चाहती है, क्या गवर्नमेंट की मंशा है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इशू उठाए जाते हैं कि भाई जो डाटा है ईवीएम से लीक हो सकता है। इस न्यूज़ के माध्यम से हम समझने वाले हैं दोस्तों डिफेमेशन के केस को, जिसको हम मानहानि का केस भी बोलते हैं। तो
तो मेधा पाटकर के ऊपर मानहानि का केस किया गया है। ठीक है, पार्टिकुलरली दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना, उन्होंने इनके ऊपर केस किया है मानहानि का। अब दिल्ली की कोर्ट ने इनको बोला है कि 10 लाख रुपए आप जमा करिए, साथ ही साथ जो धारा 500 रहती है ना, आईपीसी की जो धारा 500 रहती है वो मानहानि के केस को डील करती है। इसमें अधिकतम 2 साल तक की सज़ा रहती है। ठीक है, ये तो आप जेल जाइए या फिर इसमें जुर्माना या फिर दोनों चीज़ भी हो सकता है। तो इनके बीच में सन 2000 से ही कानूनी विवाद चल रहा है मेधा पाटकर और वीके सक्सेना के बीच में। सक्सेना ने मेधा के नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। ये मामला 2001 का है, जब वीके सक्सेना ने आरोप लगाया था कि मेधा पाटकर ने 25 नवंबर 2000 को देशभक्त का सच्चा चेहरा टाइटल से एक प्रेस रिलीज जारी किया था। इसमें सक्सेना उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठे आरोप लगाए गए थे सक्सेना के ऊपर। इस प्रकार से इनके ऊपर आरोप लगाए हैं। अब देखते हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या रिजल्ट निकल कर के सामने आता है। मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में देखा जाए एक कानून पास किया गया है, एक बिल को सहमति दी गई है जिसमें बोला गया है कि जो व्हीकल है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है काऊ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको सीज कर लिया जाएगा आईटी पेमेंट बाय स्टेट मिनिस्टर। ज़्यादातर ऐसा रहता है कि बहुत सारे ओकेज़न में जो व्हीकल्स रहते हैं जिसको पकड़ा गया है, ठीक है, कि ये इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, गायों की तस्करी कर रही थी, कोर्ट इनको रिलीज़ कर देता है। लेकिन अब हम कानून लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से इस व्हीकल को अब रिलीज़ नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मंडे के दिन अप्रूव किया है एक विधेयक को, प्रोवाइड करता है कि भाई व्हीकल को अब सीज किया जा सकता है यदि वो वाहन काऊ का इलीगल ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था। मतलब गाय को यदि मांस के लिए लेके जाया जा रहा है, उसका अवैध रूप से वध करने के लिए लेके जाया जा रहा है, तो वो गाड़ी को अब जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा एक बिल विधेयक पारित किया गया है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एक और जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है, ठीक है, इसके ऊपर भी सहमति दी गई है, जो कहता है कि जो मिनिस्टर्स रहते हैं, ठीक, हैंसफोर्थ हैव टू पे देयर ओन इनकम टैक्स, जिसमें बोला जा रहा है कि भाई अब जो मिनिस्टर लोग हैं वो उन लोगों को भी इनकम टैक्स मतलब अपने आयकर स्वयं भरना होगा। राज्य के मंत्रियों को अब से अपना आयकर स्वयं भरने की ज़रूरत है। एक और बिल के ऊपर अप्रूवल दिया गया है जिसमें दैट सीक्स टू इम्पोज पेनाल्टी ऑन ऑनर ऑफ फॉर नॉट प्लगिंग ओपन बोरवेल। ठीक है भाई, जो बोरवेल खुले छोड़ देते हैं जिसमें एक्सीडेंट हो जाता है, इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार बोली है कि अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पेनाल्टी ठोकेंगे। ए मूव दैट कम इन द बैकड्रॉप ऑफ सेवरल इंसिडेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग इन द ओपन बोरवेल एंड डाइंग इन द स्टेट। तो बोरवेल को अब आप कभी भी खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे बच्चों की डेथ हो जाती, कभी कभी छोटे मोटे जानवर भी उसमें गिर जाते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए एक और बिल आया है जिसमें संशोधन किया जाएगा मध्य प्रदेश काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट 2004 में। जिसमें संशोधन किया जा रहा है मध्य प्रदेश काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट 2004 में, एंड इसमें अधिकार दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कॉन्फिसाइज व्हीकल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग काउस फॉर स्लॉटर एंड ऑफिशियल साइड। इसमें कलेक्टर को अधिकार है कि वो उसको जब्त कर सकता है। कुल मिलाकर के ये जो कानून आया था, इस कानून के माध्यम से अवैध रूप से बीफ एंड काउस का जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो बैन है मध्य प्रदेश में।
तो आज के समय में देखा जाए ज़्यादातर बीजेपी की जो सरकार है इस मामले में हमेशा से ही आगे रही हैं कि कैसे करके गाय की तस्करी को रोका जाए। और वो जो बोरवेल वाला कानून आया था उसमें ये पाया गया है कि यदि आपने बोरवेल को खुला छोड़ दिए तो पेनाल्टी लगेगी बोरवेल के मालिक को, ऐसा ऑफिशियल्स लोगों का कहना है। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो एक्शन ले सकता है इस मामले में। अब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। कैबिनेट ने ये भी बोला है कि इसकी जो सहमति दी गई है जिसमें प्रपोजल किया था कि हम अमेंडमेंट करेंगे मध्य प्रदेश मिनिस्टर सैलरी अलाउंस अमेंडमेंट बिल 2024 में। एंड हमने जो प्रोविज़न किए हैं कि भाई जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो डिपॉजिट करेंगे उनकी इनकम टैक्स को इंस्टीड ऑफ द गवर्नमेंट बेयरिंग सच बर्डन। पहले सरकार बियर करती थी, अब टैक्स कौन देगा? ये लोग खुद अपनी जेब से भरेंगे।